अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुबह से एक ही खबर जेर बहस और जेर गर्दिश है। और वो खबर ये है कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। क्या ये क्लीन चिट है या फिर ये क्लीन चिट देने के पीछे भी कुछ मुहर्रकात हैं? और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनने वाले इस इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कितनी तसल्ली बख्श होगी? सुप्रीम कोर्ट इसको कबूल करेगी या नहीं करेगी? और सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक और इंक्वायरी कमीशन बनने से पहले इस धरने पर क्या कुछ कहा, इस पर आज कुछ एक नज़र दौड़ा लेते हैं और साथ में ये भी कि जो रिपोर्ट आज जमा हुई है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का ओहदा संभालने के फौरी बाद यानी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 16 सितंबर को अपनी नशिस्त संभाली, तो 28 सितंबर को सबसे पहले यानी एक हफ्ता मुकम्मल होने के बाद मुकर्रर किया फैजाबाद धरना नजरसानी केस को। और फिर जब उन्होंने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया तो पता चला कि जो 8-9 जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं उनमें से बेशतर अफराद यानी एजाजुल हक के अलावा तमाम लोग अपनी अपनी जो नजरसानी दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहते थे। उसमें वफाकी हुकूमत भी थी, उसमें पेमरा भी थी, उसमें MQM भी थी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, इलेक्शन कमीशन भी थी। और ये तमाम तर फरीकैन जिन्होंने एक साथ 2018 के आगाज में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ एक साथ नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी, वो एक साथ वापस लेने भी पहुंच गए। तो जाहिर है कि बेंच का एक फितरी सवाल तब ये सामने आया था कि कौन है जिसने वो दरख्वास्तें तब दायर करवाई और कौन है कि जो अब वापस लेने पर इन सबको मजबूर कर रहा है। और तब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने पहली समाअत पर यह कहा था कि ऑर्केस्ट्रा में ये होता है कि एक शख्स सामने खड़ा होकर एक स्टिक लहराता रहता है और सब जो पीछे लोग होते हैं वो उसकी कमांड्स पर चलते रहते हैं। तो उनका इशारा जो समझा गया, नाम उन्होंने नहीं लिया था, फैज़ हमीद की जानिब ही था। और फैज़ हमीद को अब जो फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन है उसने क्लीन चिट दे दी है। आपको मालूम है कि फैज़ाबाद धरना फैसला इस फैज़ाबाद धरने से मुतालिक जो अज़खुद नोटिस था उसका फैसला चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने तहरीर किया था। 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जो इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा और उस वक्त जस्टिस मुशीर आलम शामिल थे। और जो बेंच ने फैसला दिया था वो बहुत सख्त था और उस फैसले के अंदर ये कहा गया था कि अगर तो रियासती इदारे इस तरह के धरनों में मुलविस हैं तो फिर उनसे मुतालिक भी हुकूमत को जो है वो काम करना चाहिए। जो तमाम तर बातें नोट की गई थी उसमें मीडिया का किरदार भी था, उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि धरना दे रही थी उससे मुतालिक भी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। और साथ ही वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की गई थी कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको अपनी अपनी हदूद में रहने से मुतालिक प्रॉपर इंतजाम किए जाए। लेकिन ये सब नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। और 2017 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया और फिर 23 में जाके इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। तो सवाल ये हुआ कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या नजरसानी दरख्वास्तें आ जाने का मतलब ये था कि आप फैसले पर अमल नहीं करेंगे? और फिर उस फैसले के अंदर मीडिया से मुतालिक बहुत सी ऑब्जर्वेशंस थी, पैमरा से मुतालिक बहुत सी ऑब्जर्वेशंस थी, इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई थी, जो सेंसरशिप की जाती है चैनल्स के ऊपर या चैनल्स के ऊपर मखसूस रिपोर्टिंग की जाती है उससे मुतालिक भी बात थी। लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उल्टा चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को जब वो जज थे तो इस फैसला लिखने की पादाश में एक रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा। और फैज़ हमीद का नाम चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के रेफरेंस आने के बाद मुसलसल जेर बहस रहा। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा जब इस रेफरेंस का सामना कर रहे थे, उनको FBI में पेशियां भुगतनी पड़ रही थी, तो तब मुसलसल ये बात की जाती थी कि इमरान खान जो कि वजीर आजम थे और साथ ही जो DGISI थे फैज़ हमीद, उन दोनों के गठजोड़ से ये रेफरेंस आया है। और फिर इस रेफरेंस के आने में जो ब्रेन चाइल्ड जिसका ये रेफरेंस समझा जाता था वो भी फैज़ हमीद ही थे। लेकिन आज ये कह देना इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कि फैज़ हमीद का जो किरदार था वो कोई बराह रास्त नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने इदारे की तरफ से और हिदायत मिलने पर जो भी नेगोशिएशन उस वक्त TLP के साथ धरना ख़त्म करने के लिए थी वो की थी, ना कि उन्होंने अपने किसी ज़ाती मकसद के तहत की थी। हम सबको ये भी मालूम है कि TLP एक मजहबी मुनाफरत की नतीजे में बनने वाली जमात है और इसके इस्लामाबाद के एक मेन
पॉइंट पे यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर आकर बैठ जाना, इतने धड़ल्ले से इतने दिन बैठे रहना, दो शहरों को मुंजमद कर देना, शहरों को इस तरह से बंद कर देना कि ना यहाँ वाले वहाँ आ सके, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, दफातर में लोग पहुँच नहीं पाते थे। इसी वजह से जब एक वकील अदालत में देर से पहुँचे थे तो उन्होंने पहुँच अदालत के सामने ये गिला किया था कि तमाम रास्ते बंद हैं। तो उस वक्त फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने, जो कि उस वक्त जज थे, उन्होंने अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था और फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैज़ की ही सरबराही में बनाए गए बेंच में ये मामला मुकर्रर कर दिया था। और फिर जब इस केस की समाअत हुई, तकरीबन महीना डेढ़ ये केस चला और उसके बाद उसमें जिम्मेदारान का तयन करके तमाम बात की गई। उसके अलावा जब पहली समाअत इस केस की हुई तो पहली समाअत ही के ऊपर जो तमाम फ़रीक़ैन थे, जो कि उस वक्त बड़े एक्टिव थे चीफ जस्टिस कादी फैज़ की जजमेंट के ख़िलाफ़, उन्होंने फ़ैसला वापस लेने की दरख्वास्तें दायर कर दी, जिसमें वफाकी हुकूमत भी थी। वफाकी हुकूमत ने 28 सितंबर की समाअत में ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, क्योंकि अब उसमें नज़रसानी दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि जब दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं दोबारा एक फ़ैसले को देखने की, तो इसका अल्टीमेटली मतलब यही होता है कि उस फ़ैसले को तस्लीम किया जा रहा है। और फिर जब उस फ़ैसले को तस्लीम किया जा रहा था, तो उस फ़ैसले को तस्लीम करने की पादाश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो इस पर अमल दरामद के लिए भी कुछ तरीक़ेकार बनाया जाए। और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी अमल में लाई गई। 1 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि अक्टूबर के वस्त में, यानी पिछले साल अक्टूबर में, उन्होंने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए बना दी है और वो कमेटी देखेगी कि क्या हुआ था उस टाइम पर और फिर ज़िम्मेदारान का तयन करके उनको सज़ाएँ दी जाएँगी और फ्यूचर का कोर्स तय किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बमा टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिया था और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने ये कहा था कि अगर वफाकी हुकूमत ने इस तरह से चलना है तो फिर काम नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मनल्ला बेंच में थे और जस्टिस अतर मनल्ला ने भी बड़ा बरहमी का इज़हार किया था और ये कहा था कि अगर तमाम इदारों को उनके हदूद-व-क़यूद में रखा जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा उस वक़्त जो बेंच सुप्रीम कोर्ट में था, उसने ना सिर्फ़ अटॉर्नी जनरल के ऊपर इज़हार बरहमी किया, बल्कि आपको याद होगा कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अदालत के सामने पेश हुए। जो कुछ उनके साथ किया गया, क्योंकि वो काफ़ी सालों से चेयरमैन पैमरा थे, वो चेयरमैन पैमरा तब भी थे जब 2017 में फैज़ाबाद धरना तब बने थे जब अफसार आलम को हटा के फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के बाद लगाया गया था इनको। और फिर इनसे सवाल किया गया कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या मालूम है आपको? और जिस तरह की बातें सलीम बेग को कही गई थी, तब से हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन आज तक ख़ैर उनका इस्तीफ़ा तो सामने नहीं आया। उसके लिए भी बड़ी करेज चाहिए होती है। लेकिन फिर जब मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ मुहर्रकात फैज़ाबाद धरना कमीशन के और फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के डिस्कस हुए, तो उसके अंदर तमाम सियासी जमातों का किरदार भी डिस्कस हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने नज़रसानी दरख्वास्त वापस ली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने के अलावा एमक्यूएम ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस ली। पेमरा पीछे हट गया, इलेक्शन कमीशन पीछे हट गया, लेकिन इनकी जान खलासी नहीं हुई थी, बल्कि टीएलपी को फंडिंग, उसके अलावा ताहिरुल कादरी का किरदार भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था। तो आज जो रिपोर्ट जमा हुई है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी तहरीक लब्बैक के उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, बल्कि जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने जो आर्मी चीफ थे उनसे ये दरख्वास्त की थी, यानी शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान है कि उन्होंने दरख्वास्त की थी कमर जावेद बाजवा से कि आप इस धरने को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। और फिर उन्होंने डीजीसी, उस वक्त फैज़ हमीद थे, उनको भिजवाया और फैज़ हमीद ने नेगोशिएशंस करके इस मामले को ख़त्म करवा दिया। खैर, ये तमाम जो फैज़ाबाद धरना हुआ, किसने कराया, कैसे कराया, उसकी जजमेंट आई तो जजमेंट देने वालों के खिलाफ क्या कुछ हुआ, वो किसने कराया, इन तमाम तर वाक़यात का एक ही शख्स ज़िम्मेदार ठहराया जाता रहा है साल 2018 से लेके साल 2023 तक। लेकिन साल 2024 का चढ़ता सूरज उस शख्स के लिए भी कुछ खुशकिस्मती ही लेके आया, जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद था। जनरल फैज़ हमीद को उनके ओहदे से, या कहते तो हैं कि मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन हटाया गया क्योंकि उनके लिए कुछ नागुज़ीर
सूरत हाल बन गई थी, बल्कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज और जो दीगर के केसेस थे साल 2018 में, उसका जिम्मेदार भी फैज़ हमीद को ठहराया जाता रहा। इमरान हुकूमत की बैकिंग का इल्ज़ाम भी फैज़ हमीद के ऊपर है। इमरान खान को इतने साल जो कुछ वो करते रहे अपने जो मुखालफिन हैं उनके साथ सियासी इंतकाम के नाम पर, उस सब में भी बैकिंग अगर किसी की हासिल थी तो वो फैज़ हमीद ही का नाम चलता रहा। लेकिन आज एक मामले से फैज़ हमीद को विंडिकेट करने का मतलब ये है कि बाकी तमाम मामलात से भी उनको बरी-उज़्ज़िमा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कोई अकेले या अपनी ज़ाती किसी मकसद के हसूल के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि इदारे की मंशा और मर्ज़ी पर कर रहे थे। तो फिर जब इदारे की मर्ज़ी और मंशा है और यहाँ पर जो फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की ये जो ब्रीफ़ है या रिपोर्ट है, इसमें जब इदारों ही के नाम लिए जा रहे हैं और अफ़राद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा, तो फिर हमारा माज़ी का वो कोर्स जिसको दुरुस्त करने के लिए चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने ये इंक्वायरी कमीशन बनाने का कहा था, वो मकसद हासिल नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट इसी तरह से पेश होती है और सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। वैसे तो रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि कानून साज़ी की जाए, पुलिस को एम्पावर किया जाए, उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों में आईबी का किरदार बेहतर किया जाए, इंटेलिजेंस एजेंसियों और हमारे जो अफवाज हैं उनके किरदार के लिए कानून साज़ी की जाए, और ये सारी बजा सिफ़ारिशात हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस ने दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस के लिए इसको भिजवाया है। वो चेंजेस क्या हैं, सामने आएगी जब हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी तो पता चलेगा। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक क्या फैज़ हमीद और दीगर किरदारों को, अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत उस वक़्त पंजाब में थी और वो ज़िम्मेदार थी और उनका नाम ना लिखना, ये सब ज़ाहिर करता है कि शायद अभी भी कुछ लोगों को एज दिया जा रहा है, और वो एज क्यों दिया जा रहा है, उन बयानात की बुनियाद पर ही दिया जा रहा होगा जो कमीशन ने रिकॉर्ड किए। तो फिर कमीशन के रिकॉर्ड किए गए बयानात और उनकी दी गई तजावीज़, अगर उन पर मनोअन अमल हो जाता है, तो फिर भी ये देखना होगा कि क्या फ्यूचर में इस तरह का कोई फैज़ाबाद धरना नहीं होगा। चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने जब फैसला तहरीर किया था एक समात का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर फैज़ाबाद धरने के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता, तो 9 और 10 मई जैसे वाक़यात ना होते। 9 और 10 मई के वाक़यात में भी आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल ना होने को। तो मुझे ये लगता है कि अब वो वक़्त आ गया है जहाँ पर हम सबको ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जब भी कोई कुछ करेगा, चाहे वो 9 और 10 मई के वाक़यात हों, चाहे वो फैज़ाबाद धरना लेके आना, उसको ख़त्म करने का तरीक़ेकार हो, आप पैसे बाँटते दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको विंडिकेशन मिल गई है, और कोई भी इस तरह का मामला हो, चाहे वो काज़ी फ़रीसा के ख़िलाफ़ रेफ़रेंस आने का मामला हो, चाहे वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को उनके ओहदे से हटाने का मामला हो, चाहे वो अब्सार आलम को उनके ओहदे से हटाने का मामला हो, तमाम अफ़राद, अब्सार आलम ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहा था कि जनरल फैज़ उनके साथ राब्ता करके उनको जियो और डॉन बंद करने का कह रहे थे। तो उसके बाद भी एक शख़्स को इस वजह से छोड़ देना कि आपको सबूत नहीं मिले, इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में जो जब चाहे जैसे करके जा सकता है, और आप एक इदारे जिसका नाम आईएसआई या फिर उस इदारे का नाम मिलिट्री है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और जाहिर है कि आपको कानून साजियों की भी ज़रूरत है, लेकिन आप जितनी भी कानून साजियाँ कर लें, आपके आइन और आपके कानून में ऑलरेडी दर्ज है कि अफवाज का या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई किरदार आपकी सियासत या फिर आपके मुल्की अमूर में इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जहाँ वो अफराद को प्रेशराइज़ करें या उनके कामों में मुदाखलत करें, अदलिया में मुदाखलत करें। अगर कोई शख्स उनकी मर्ज़ी का ना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। आज अगर नवाज शरीफ अच्छा है तो उसके पीछे खड़े हो जाएं, और कल को अगर इमरान खान अच्छा है उसके पीछे खड़े हो जाएं, और जब ये दोनों ही बुरे हो जाएं तो इन दोनों को जेलों में डाल दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो इस मुल्क का मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफिज़ है। फैज़ाबाद धरना फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि दूसरे ममालिक, उन्होंने जर्मनी का हवाला देते हुए कहा था कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ पर कहा जाता है कि मिट्टी पाओ। तो फैज़ाबाद धरने के जो पूरा पूरा प्रोसेस था, उस पर भी मिट्टी डाल दी गई है। और अब मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को टेकअप करेगी तो कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसके टीओआरएस में सब कुछ शामिल किया, तो निकला उसमें से यही कि ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है और ज़िम्मेदार हुकूमत है, और हुकूमत में किसी का नाम भी दर्ज नहीं है। तो यहाँ किसी का कुछ नहीं हो सकता।
इस मुल्क का यही हाल है। यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से सबको चलने की ज़रूरत है, लेकिन हर कोई अपने-अपने ज़ाती अनाद को निकालेगा एक दूसरे के ऊपर, तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं जाएँगे। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।